नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली की दूरी खत्म होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में सबके लिए सुरक्षित माहौल होना जरूरी। जी हां दोस्तों, पिछले लगभग 2 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वार्ता का हाथ आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए गुरुवार को वहां के 14 नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं द्वारा लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा जताने पर खुशी जताई है। पीएम ने कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी को देश हित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर को फायदा हो। सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम ने नेताओं से कहा कि जब लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलता है तो लोगों में भरोसा पैदा होता है और लोगों का सहयोग मिलता है। यह जम्मू कश्मीर में आज दिख रहा है। पीएम ने विकास कार्यों पर संतुष्टि जताई और कहा कि प्रदेश के लोगों में आशा जग रही है। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक में जम्मू कश्मीर के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक जान जाना भी दुखद है और युवाओं की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से बात करना कश्मीरियों को सुकून देता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने अलापा पाकिस्तान का राग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गैर कानूनी तरीके से 370 हटाया गया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वे मानती हैं कि पाकिस्तान से जब बातचीत होती है तो कश्मीरियों को भी सुकून मिलता है। महबूबा मुफ्ती का जो स्टैंड मीटिंग से पहले रहा, उन्होंने वही स्टैंड मीटिंग के बाद भी कायम रखा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने गैर कानूनी तरीके से 370 हटाया है। उस समय किसी भी जनप्रतिनिधि से बात नहीं की गई, सिर्फ एक ही झटके में जम्मू कश्मीर से उसकी ताकत छीन ली गई। वह कहती हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से राज्य के लोग परेशान हैं, खुद को शोषित महसूस कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हमारे रोजगार, जमीन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, उससे कोई समझौता हमें मंजूर नहीं। हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और आरएसएस की मुंबई में बैठक। संघ ने जमीन घोटाले के आरोपों पर ट्रस्ट से किए सवाल। 26 जून को अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट पर प्रधानमंत्री की अफसरों के साथ होगी मीटिंग। जी हां दोस्तों, अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोप के बाद आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गुरुवार को मुंबई में एक इमरजेंसी बैठक हुई। इसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोष अध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी जी महाराज और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र शामिल हुए। संघ की तरफ से भी भैयाजी जोशी समेत कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। यह बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। इसमें संघ पदाधिकारियों ने अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर उठाए जा रहे सवालों की जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों से ली। बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि जमीन पर उठाए गए सवाल गलत हैं तो आरोप लगाने वाले नेताओं के खिलाफ मानहानि का दावा किया जाए। इसके अलावा अयोध्या में मंदिर निर्माण और विकास कार्य को लेकर बातचीत हुई। दोस्तों अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जमीन की खरीद में घोटाले के आरोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को अयोध्या के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितंबर अक्टूबर तक बच्चों के लिए चलेगा कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल, इसके बाद होगा टीकाकरण, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा। जी हां दोस्तों, भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रन चल रहा है। इसके नतीजे सही रहने पर वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को एफडीए की मंजूरी मिल चुकी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों में कोरोना की बीमारी बहुत हल्की होती है। हमें सबसे पहले बुजुर्गों और जिन्हें पहले से कई बीमारियां हैं उन्हें वैक्सीन लगाना चाहिए। बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को एफडीए अप्रूवल मिल चुका है और इस वैक्सीन को भारत में आने की अनुमति दी गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 2 से लेकर 12 साल के बच्चों पर भारत की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो कि सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास डेटा आ जाएगा। इसके बाद ही हमें इसका अप्रूवल मिल सकता है, तब भारत की वैक्सीन भी बच्चों में लग सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने आर्टिकल 370 को लेकर रखी अपनी बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई। दोस्तों, इस बैठक के दौरान वहां की 8 पार्टियों के नेता शामिल हुए। सकारात्मक माहौल में हुई इस चर्चा के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि करीब 80% राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 पर चर्चा करें हैं, लेकिन यह मामला कोर्ट के समक्ष है। हमारी मांगे पूर्ण राज्य की बहाली, लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव, कश्मीरी पंडितों की वापसी, सभी राजनेताओं की हिरासत खत्म करने के साथ जमीन और रोजगार की गारंटी है। तो वहीं दूसरी तरफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि बैठक बहुत ही शानदार रही। अनुच्छेद 370 पर पीडीपी नेता ने कहा कि मैंने कहा है कि अनुच्छेद 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 के मामले पर फैसला करेगा। मैंने धारा 370 की कोई मांग नहीं रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करे, 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक 12वीं की कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया अल्पन बंदोपाध्याय को प्रताड़ित करने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर अपने पूर्व शीर्ष नौकरशाह अल्पन बंदोपाध्याय को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, आपकी इस जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने बंदोपाध्याय के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही शुरू की है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद से लाभों से वंचित कर सकती है। बनर्जी ने कहा कि देश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव के साथ हैं, क्योंकि यह हर नौकरशाह की लड़ाई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि केंद्र को यह महसूस करना चाहिए कि वह एक ऐसे अधिकारी को प्रताड़ित कर रहा है जिसने 15-20 दिनों के भीतर अपने भाई भतीजे और मां को खो दिया, और वह मानसिक पीड़ा में है क्योंकि उन्होंने जीवन भर देश के लिए काम किया और अब उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट का मामला। ट्विटर इंडिया के एमडी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने पुलिस को कोई कठोर कदम नहीं उठाने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया है कि माहेश्वरी पर किसी भी प्रकार का कठोर कदम न उठाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को गुरुवार को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होना था। उससे पहले भी उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर दी। कोर्ट ने इस अर्जी पर उन्हें अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने धारा 41A सीआरपीसी के तहत गाजियाबाद पुलिस द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई की। माहेश्वरी के वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट बेंगलुरु में रहते हैं। वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज किया जा सकता है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति चाहती है। गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को अपने वकील के साथ थाने में हाजिर होने का निर्देश दिया था। पुलिस उनसे 11 सवालों के जवाब चाहती है। इनमें सबसे अहम सवाल भ्रामक वीडियो पर आपत्ति के बावजूद उसे नहीं हटाने को लेकर है। इसके साथ ही उससे पूछा जाएगा कि जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड का टैग लगा तो इसमें क्यों नहीं। इसके अलावा पुलिस यह भी जानने का प्रयास करेगी कि इस भ्रामक वीडियो पर कितने लोगों ने रिपोर्ट किया और इस रिपोर्ट के बाद ट्विटर ने क्या कार्यवाही की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस एजीएम 2021, गूगल क्लाउड और जियो के बीच हुई नई 5G पार्टनरशिप, मिलेगी तेज इंटरनेट की सुविधा। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना आम सभा गुरुवार यानी कि 24 जून को संपन्न हो गई। इस एजीएम में कई बड़े ऐलान किए गए। कंपनी ने 3 करोड़ से ज्यादा शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कंपनी के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने गूगल क्लाउड और जियो के बीच नई 5G साझेदारी का
ऐलान किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी कहा कि गूगल क्लाउड और जियो के बीच नई 5G पार्टनरशिप से 1 अरब से ज्यादा भारतीयों को तेज इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इससे वे अपने कारोबार का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे और देश के डिजिटलाइजेशन के अगले चरण की नींव पड़ेगी। पिचाई ने आगे कहा कि इस भागीदारी के हिस्से के तौर पर रिलायंस अपने कोर रिटेल बिजनेस को गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट करेगा। इससे उसको गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ई कॉमर्स और डिमांड ओवरकास्टिंग जैसी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी के ताजा हालात। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,96,57,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 38,93,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की कि क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में कुल मिलाकर अब तक 3,82,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, असम आदि प्रमुख हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू पंजाब समेत 8 राज्यों में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोरोना के नए रूप ने बढ़ाई चिंता। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा है और नए मामलों में बड़ी कमी आई है। लेकिन इसी बीच कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस अपने पैर पसारने में लगा है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 40 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले सामने आ चुके हैं और यह 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं और अब यह 21 लोग संक्रमित यहां पर हो चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और पंजाब में भी 2, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 1-1 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बांग्लादेशी मौलाना का अजीब फतवा, फेसबुक के हंसने वाले इमोजी के इस्तेमाल को कहा हराम। जी हां दोस्तों, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स का दखल पूरी दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों में है। इसके यूजर बांग्लादेश में भी हैं, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के मुस्लिम धर्मगुरु और चर्चित मौलाना अहमदुल्ला ने फेसबुक के हंसने वाले हाहा इमोजी के खिलाफ अजीबोगरीब फतवा जारी कर दिया है। मौलाना अहमदुल्ला ने 3 मिनट का वीडियो पोस्ट किया और फेसबुक पर लोगों के मजाक उड़ाने की चर्चा की। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने फतवा जारी कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि यह किस तरह के मुस्लिमों के लिए हराम है। अहमदुल्ला ने कहा कि आजकल हम फेसबुक के हंसने वाले इमोजी का इस्तेमाल लोगों का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। मौलाना अहमदुल्ला ने कहा कि अगर आप केवल मजाक के लिए आहा इमोजी का इस्तेमाल करते हैं और कंटेंट पोस्ट करने वाले की मंशा भी यही है तो यह ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रिया का इरादा पोस्ट करने वाले का उपहास उड़ाना है या तारा मारना है या फिर सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी करना है तो यह इस्लाम में पूरी तरह से हराम है। अल्लाह के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अल्लाह के लिए इस काम से बचें, किसी का मजाक उड़ाने के लिए हंसने वाली इमोजी का इस्तेमाल न करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में मेट्रो ट्रेन के रोजाना 5100 फेरे, लेकिन सफर कर पाएंगे सिर्फ 10 से 15% यात्री ही। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन में मिली ढील के बाद से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि हाल ही में मेट्रो ट्रेन में भीड़ के अलावा फ्रिक्वेंसी को लेकर व्यापारी और नियमित यात्री डीएमआरसी से शिकायत कर रहे हैं। यात्रियों ने मांग की है कि पीक समय में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अब इस पर डीएमआरसी की ओर से जवाब दिया गया है। दिल्ली
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अनुज दयाल की ओर से कहा गया है कि डीएमआरसी की ओर से सर्वाधिक संख्या में मेट्रो ट्रेनें चलाई जा रही है। आज भी ट्रेनें उसी गति और क्षमता से चल रही है जैसे कोरोना से पहले सामान्य समय में चल रही थी। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते ट्रेनों में यात्रियों की काफी कम संख्या कर दी गई है। डीएमआरसी की ओर से बताया गया है कि हाल ही के दिनों में कोरोना के कारण लगी पाबंदियों और मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सीमित करने की गाइडलाइन के कारण मेट्रो स्टेशन के अंदर यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई हैं। वहीं निर्देशानुसार मेट्रो के अंदर यात्रियों को सिर्फ सीटों पर बैठकर ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है और खड़े होकर भी यात्रा नहीं करनी है। ऐसे में यह भी एक कारण है कि लोगों को स्टेशनों के बाहर भी इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इतिहास और आधुनिक तकनीक का मिलन, इजिप्शियन मम्मी का इटली में सीटी स्कैन, खुलेगा दशकों पुराना राज। जी हाँ दोस्तों, इटली के मिलान में इतिहास और आधुनिक तकनीक का मिलन हो रहा है ताकि दशकों पुराने रहस्यों से पर्दा हटाया जा सके। इसके लिए मिस्र स्थित सिविक आर्कियोलॉजी म्यूजियम से एक मम्मी को मिलान लाया गया। यह मम्मी मिस्र के एक प्राचीन पुरोहित आनखे खोसू की है। यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इससे कई अहम महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। दोस्तों विवोन वेबसाइट पर छपी खबर के अनुसार प्राचीन पुरोहित आनखे खोसू की मम्मी को हाल ही में मिलान के अस्पताल लाया गया और उसका सीटी स्कैन किया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे मम्मी को दफन करने के 3000 साल पुराने रीति रिवाजों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की भी उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे 109 रुपए तक पहुंचे पेट्रोल के दाम, साल भर में 18 रुपए हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 मई के बाद से इजाफा शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक कीमतें 29 बार बढ़ाई जा चुकी है। आज पेट्रोल के दाम 26 पैसे और डीजल के रेट 7 पैसे बढ़ गए। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए के करीब पहुंच चुका है। देश के 7 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $75 प्रति बैरल के पार चला गया है, जिससे आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी रहने की आशंका बनी हुई है। इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहताशा बढ़ोतरी हुई, जबकि कटौती सिर्फ 4 बार हुई। सिर्फ इस साल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें अब तक 14% बढ़ी है। मार्च और अप्रैल में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे उस दौरान कीमतें थमी रही, बल्कि मार्च में 3 बार और अप्रैल में 1 बार कटौती भी हुई। पेट्रोल के दाम एक साल में 18 रुपए तक बढ़ चुके हैं। 24 जून 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 79.76 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अब बढ़कर 100 रुपए के पास पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 9,300 रुपए तक सस्ता हो गया है सोना, कीमतों में आज भी रही गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली है। सोना एक बार फिर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल गया। चांदी भी आज 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। इसके बाद दोस्तों चांदी का वायदा भाव 67,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है शिवसेना के संस्थापक का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम शिवसेना है, उनके संस्थापक कौन है? अगर दोस्तों जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।